हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर रीना मुदगल एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत दिन पहले शासन के अंग बताए थे, यानी कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए 3 अंगों का होना आवश्यक है आधुनिक समय में। प्राचीन समय में जैसे आपने कौटिल्य और मनु इंडियन थिंकर में पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा कि सरकार या शासन को चलाने के लिए पुराने समय में जब प्लेटो और अरस्तु का, कौटिल्य का, मनु का शासन हुआ करता था, उनका जो टाइम था उसके अकॉर्डिंग प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि शासन या सरकार को चलाने के लिए 7 अंगों का होना आवश्यक होता था। कौटिल्य ने अपना सप्तांग सिद्धांत दिया है, मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया है, तो उनमें उन सब का वर्णन मिलेगा आपको। स्वामी है, अमात्य है, कोष, दंड, मित्र, दुर्ग, वो सब आते थे। लेकिन बात करते हैं आधुनिक समय की, तो वर्तमान समय में विश्व की किसी भी देश में मान लीजिए सभी देशों की सरकार या शासन को चलाने के लिए 3 अंगों का होना महत्वपूर्ण होता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का चैप्टर यानी कि कार्यपालिका जो टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो बनाकर लगभग 1-1.5 महीने पहले ही डाल दिया था। आप सबने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। उसके बाद बीच में हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया था किसी कारण से। तो कार्यपालिका के बाद व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आते हैं। तो मैंने बताया था कि आपके टॉपिकों से जैसे जुड़े रहेंगे तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो अब कार्यपालिका का जो टॉपिक था, वीडियो था, वो आपने देख लिया था। कार्यपालिका में मैंने बताया था कि शासन या सरकार को चलाने के लिए 3 अंगों का होना आवश्यक है। कार्यपालिका में सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, राष्ट्रपति आते हैं जो संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति की पोस्ट होती है, फिर प्रधानमंत्री आते हैं, फिर मंत्री परिषद आते हैं और एक और महान्यायवादी कार्यपालिका में आते हैं। अब कार्यपालिका के जो प्रधान हैं उन सब का वर्णन तो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में आएगा, लेकिन आपको सिर्फ कार्यपालिका के कार्य, महत्व, यही सब याद करने हैं। तो वो सब मैंने आपको करवा दिया था कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, इन सब का वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। अब दूसरा जो अंग है वो है व्यवस्थापिका। क्या है व्यवस्थापिका? आप सभी को पता है शासन या सरकार को चलाने के लिए 3 अंगों का होना आवश्यक होता है। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस भी संगठन से या एजेंसी से होती है उसे ही सरकार कहा जाता है। ये किसकी कोटेशन है? गार्नर की कोटेशन है। किसकी है? गार्नर की कोटेशन है। तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। सरकार के मुख्य अंगों में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है। अब कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? सबसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये व्यवस्थापिका यानी कि कानून बनाने का कार्य किसका होगा? व्यवस्थापिका का। कानूनों को लागू करने का कार्य किसका होगा? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका क्या काम करेगी? रक्षा करती है। रक्षा करना किसका काम होगा? न्यायपालिका का। संविधान के अकॉर्डिंग कोई कार्य है या नहीं है, या संविधान में जो प्रावधान बनाए गए हैं उनकी रक्षा करना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे कार्य किसके होंगे? न्यायपालिका के होते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा संविधान की व्याख्या करना, रक्षा करना, निर्मित जो ये कानून हैं उसके अनुसार सरकार चल रही है या नहीं है। और न्यायपालिका में एक न्यायिक पुनरावलोकन भी आता है, तो वो हम न्यायपालिका वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं कि कार्यपालिका में प्रमुख कौन थे। मैंने बताया कि राष्ट्रपति आते हैं सबसे पहले, फिर उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर आते हैं प्रधानमंत्री, फिर आते हैं
मंत्री परिषद और फिर आते हैं महान्यायवादी। तो कार्यपालिका का कार्य क्या होगा? कानूनों को लागू करने का कार्य। जैसे कि वर्तमान में आप फॉर एग्जाम्पल बता सकते हो कि कोई भी साधारण सा कानून या विधेयक जो है पारित होने के लिए पहले लोकसभा में जाएगा। साधारण जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद हमारे आर्टिकल 79 में कहा गया है कि व्यवस्थापिका यानी कि भारत की जो संसद है वो 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। लोकसभा से कोई भी कानून पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, लेकिन उन दोनों से पारित होने के बाद भी वो कानून जो वो विधेयक जो है वो कानून का रूप ग्रहण नहीं करेगा। कब करेगा? जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। जब सिग्नेचर राष्ट्रपति के हो जाएंगे तभी जो है वो विधेयक कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, व्यवस्थापिका जो होती है वो सभी देशों में अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। ठीक है, कुछ देशों में, भारत में जैसे व्यवस्थापिका है तो भारत की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? संसद। क्या नाम है? संसद। ब्रिटेन में भी संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं और स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका कहते हैं। तो वहाँ सभी देशों की व्यवस्थापिका को वहाँ अलग अलग नामों से अपने अकॉर्डिंग पुकारा जाता है। भारत की व्यवस्थापिका संसद है। हमारे यहाँ व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, यानी कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है कि भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी, तीनों से मिलकर इसका निर्माण होगा। तो सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं। तो आपके सिलेबस में व्यवस्थापिका का संगठन आता है सबसे पहले। तो संगठन में मैंने बताया, अब कुछ देशों में संसद के व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां एक ही सदन है। जैसे हम राज्य की व्यवस्थापिका लेते हैं तो राज्य की व्यवस्थापिका में विधानसभा और विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में विधान परिषद है और अधिकतर राज्यों में विधानसभा है। तो विधानमंडल जो होता है वहाँ जिन राज्यों में अकेली विधानसभा है वो भी विधानमंडल में आएगा, और जिन राज्यों में दोनों हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं, तो वो भी विधानमंडल ही कहलाती हैं। अब वैसे ही यहाँ पर आइए कि जिन देशों में 2 सदन हैं तो वो भी व्यवस्थापिका कहलाएगी, और जिन देशों में एक ही सदन है तो वो भी व्यवस्थापिका ही कहलाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। वर्तमान समय में छोटे देशों को छोड़ के प्राय सभी महत्वपूर्ण देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं ही विद्यमान हैं। अब व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक हो, इसको लेकर जो है बहुत सारे देशों में क्या है, विवाद रहे हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। अब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ क्या हैं, विपक्ष में हैं। तो सबसे पहले विधायिका संसद के बारे में हम बताएं कि विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है। कार्य में आएंगे तो सबसे पहले, अब आपके लोकसभा और राज्यसभा जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो सेकेंड ईयर में आते हैं। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि व्यवस्थापिका का संगठन क्या है, उसके कार्य क्या है, उसका महत्व क्या है। तो यही डिटेल आपको देखनी है। बाकी लोकसभा में अधिकतम सदस्य, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा अलग से वो सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर ज़्यादा उत्सुकता हो तो मेरे कॉलेज वाले ऐप पर सेकेंड ईयर वाले वीडियो खोल के देख लीजिएगा,
उसमें पूरी डिटेल संसद के नाम से, भारतीय संसद के नाम से पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कार्यों की, तो सबसे पहले विधायिका कानून निर्माण का कार्य करती है। किसका? कानून निर्माण का कार्य, इसको विधायिका भी बोलते हैं। व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? विधायिका भी कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलना में संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका निरंतर संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब संसदीय प्रणाली मैंने बताया था क्या होती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसद जहाँ सर्वोच्च होती है, इसके अलावा जहाँ सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, संघ का जो मुखिया होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है उसके नाम पर होती हैं, और वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग वो न करके दूसरा यानी कि प्रधानमंत्री करता है, तो वो संसदीय शासन प्रणाली होगी। अध्यक्षात्मक, जहाँ सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति में। भारत में नहीं है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष माना जाता है। सारी शक्तियाँ कौन प्रयुक्त करता है? भारत का प्रधानमंत्री। सेम सिचुएशन ब्रिटेन में है, शासन जो है सम्राट के नाम पर चलता है, लेकिन वास्तविक रूप में उन सारी शक्तियों का प्रयोग वहाँ का प्रधानमंत्री ही करता है। अब बात करें इसकी, तो वापस आ जाइए अपने पॉइंट पर। अध्यक्षात्मक शासन में संसदीय शासन प्रणाली ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। एकात्मक शासन की तुलना में संघात्मक शासन में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। उच्च सदन यहाँ का कौन सा है? राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, और राज्यसभा में राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। अब विधायिका दो प्रकार की हो गई, एक सदनीय विधायिका, एक सदनीय जहाँ एक ही सदन होता है विधायिका, विधायिका व्यवस्थापिका को ही कहते हैं, और द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो जहाँ एक ही सदन होगा, एक सदनीय। जेरेमी बेंथम, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एबिसिस जैसे विद्वान एक सदनीय संसद का समर्थन करते हैं, जबकि बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका ऐसी घोड़ा गाड़ी के समान है जिसके दोनों ओर घोड़े लगे हुए हैं। एक घोड़ा गाड़ी से इसकी तुलना करते हैं कि एक ऐसी घोड़ा गाड़ी है जिसके दोनों ओर घोड़े लगे हुए हैं। अब एक सदनीय व्यवस्थापिका कहाँ पर है? श्रीलंका और चीन में पाई जाती है। कहाँ? श्रीलंका व चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। द्विसदनीय भारत है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, विश्व के अधिकतर देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका ही पाई जाती है। अब बात करते हैं, वापस अपने पॉइंट पे आ जाइए कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो सबसे पहले ये प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाता है। अब लोग जो है इसी को बेस्ट मानते हैं, तो इसके लिए तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए हैं द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में? कि प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाता है। एक सर्वमान्य सा तथ्य है, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। भारत की बात करते हैं तो भारत में लोकसभा प्रथम सदन है और राज्यसभा द्वितीय सदन है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ विचारक कहते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है अच्छी है, और उसके पक्ष में अपने तर्क देते हुए कहते हैं, पहला तर्क है प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। ये कहते हैं कि प्रथम सदन जो है, अगर अकेला एक ही सदन होगा तो वो जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है।
और अधिक शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और बिना प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को निरंतर भ्रष्ट करती है। इसलिए व्यवस्थापिका जो है 2 सदन की ही होनी चाहिए, यानी कि द्विसदनीय होनी चाहिए। जैसे विधानसभा, विधान परिषद है, 2 सदन हैं। अब जहाँ विधानसभा ही है तो लोगों के पास एकमात्र एक ही सदन की जो है वो शक्तिशाली मान सकते हो उसको, स्वेच्छाचारी है, अपने कानूनों को मनमाने तरीके से लगा सकती है। अगर दूसरा सदन होता है तो वो अपनी उसको जो कानून वो ज़बरदस्ती स्वेच्छा से बनवाती है उन पर रोक लगा सकता है, उनको पारित नहीं करेगा तो वो कानून का रूप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रथम सदन अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से कोई भी कानून नहीं बना पाएगा अगर द्विसदनीय यानी कि 2 सदन होंगे। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा तर्क वो देते हैं कि इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। कैसे? प्रथम सदन में शक्तिशाली राजनीतिक दलों से संबंधित निम्न एवं मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पाता है, लेकिन लोकतंत्र का आदर्श सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। इसलिए दूसरे सदन में विशेष वर्ग, अल्पसंख्यक, विद्या, ज्ञान, अनुभव की दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को ही प्रतिनिधित्व मिल पाता है। अब जैसे प्रथम सदन है, आपको पता है जैसे कि लोकसभा है, तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है हमारे यहाँ पर सांसदों का। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है भारत में वैश्विक मताधिकार के आधार पर वोट डाल सकता है और अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेज सकता है। लेकिन राज्यसभा जो दूसरा सदन है उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर कला में, साहित्य में, समाज सेवा में, खेल जगत में सभी क्षेत्रों से चुनकर व्यक्ति जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के, जनजातियों के, सभी वर्गों के अलग अलग से वहाँ पर सीटें भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अगर दूसरा सदन होगा तो इसमें विशेष वर्ग की, ज्ञान की, अनुभव की, योग्य व्यक्तियों की, सभी प्रकार के खेल जगत है, कला जगत है, साहित्य जगत है, सभी की जो है व्यक्ति जो है सभी का प्रतिनिधित्व आसानी से होगा। तो प्रथम सदन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तीसरा तर्क वो क्या देते हैं कि कार्य विभाजन से लाभ, कार्य विभाजन से लाभ। भाई 2 सदन हैं तो जाहिर सी बात है कि कार्य भी जो है बट जाते हैं आपस में। तो इसके लिए कहा गया है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। 2 सदन होने पर इन बढ़े हुए कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। वे विधेयक जिन पर विशेष मतभेद नहीं होता पहले द्वितीय सदन में पेश किए जा सकते हैं और प्रथम सदन अपना ध्यान अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर 2 सदन होंगे तो यहाँ पर कार्यों में भी डिवाइडेशन हो सकता है, विभाजित किए जा सकते हैं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको मात्र जो है उनमें मतभेद नहीं होता, वो पारित ही करने होते हैं, तो वो दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा उनको पारित कर देता है और लोकसभा उन पर मात्र मोहर लगाकर सिग्नेचर करके राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और वो कानून का रूप ग्रहण लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोकसभा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अपना कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अपना ध्यान दे पाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। अगला है जनमत निर्माण में सहायक। विधेयक के पास चौथा पॉइंट क्या देते हैं वो, जनमत निर्माण में सहायक। जनमत यानी कि जनता का मत।
विधेयक के निम्न सदन से पास हो जाने के बाद उच्च सदन में पास होने में समय लगता है। इस प्रकार उच्च सदन विधेयक पास करने से पहले जनता को विधेयक के बारे में सोचने विचारने के लिए समय देता है और सामान्य जनता विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकती है। दोनों के बीच में इतना समय होता है कि वो जनता का भी मत जान सकते हैं, तो ये भी इसका प्रॉफिट है। अगला है स्वतंत्रता की रक्षा। अगर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होगी तो जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी आवश्यक होगा। ये नीतियों में संतुलन स्थापित कर पाएगी, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगी। स्वतंत्रता की रक्षा, तो ये कुछ एक पॉइंट है जो द्विसदनीय व्यवस्था के पक्ष में है। ये पक्ष में तर्क देते हैं। अनुभवी, जैसे अनुभवी लोगों का सदन होगा, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, तो उच्च सदनों पर दृष्टि डाली जाए तो आप देखेंगे कि इन देशों में उच्च सदनों के जो सदस्य होते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक अनुभवी लोग होते हैं। ये अनुभवी व्यक्ति राजनीति में परिपक्वता, गंभीरता, आवश्यक अनुदारता का प्रवेश कराते हैं। उसके बाद जैसे आप देखिएगा कि जो राज्यसभा है उसमें क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो मोस्टली वहाँ पर जो है एज भी ज़्यादा है और अनुभवी लोगों को ही वहाँ राज्यसभा में चुनकर भेजा जाता है। इसके अलावा मनोनीत होते हैं तो वो भी अनुभवी होते हैं। जबकि लोकसभा में 25 वर्ष का होने के बाद चुनाव लड़ा और डायरेक्ट लोकसभा में चले गए, तो उन लोगों के पास अनुभव इतना नहीं होता है। कई बार योग्य भी नहीं होते हैं, पैसों के बल पर चुनाव जीत जाते हैं और सांसद बन जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी जो है दूसरा सदन होना आवश्यक है। अब देखें, ये तो थे पक्ष में तर्क। उसके बाद कुछ लोग हैं जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में अपने तर्क देते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वो विपक्ष में, आपके कई बार पूछा जा चुका है ये कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। तो आपको 20 नंबर में पूरा इसका मटेरियल डालना है। अब बात करें विपक्ष की, तो सबसे पहले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को कुछ विचारक अलोकतांत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलोकतांत्रिक। इसके लिए क्या कहा है कि लोकतंत्र में जनसाधारण में जो है प्रभुसत्ता निवास करती है और सर्वसाधारण जनता द्वारा निर्वाचित एक सदन ही सर्वसाधारण की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है और दूसरा सदन अलोकतंत्रीय होता है। यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है, यदि सहमत हो जाता है तो वह व्यर्थ है। ये कहा है एबेसिज ने। क्या कहा है? एबेसिज ने। अलोकतांत्रिक आप ये मान लीजिए कि जैसे लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, जनता के मत का ध्यान रखा जाता है। लोकतंत्र होता ही वही है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। तो लोकसभा में जो संसद के सदस्य जाते हैं, सांसद जो जाते हैं, वो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हम खुद चुनकर उनको भेजते हैं। लेकिन राज्यसभा में साधारण जनता से मत नहीं मांगा जाता है, तो वो दूसरी अलोकतांत्रिक दृष्टि से गलत हो जाता है, अलोकतांत्रिक हो जाता है, क्योंकि जनता की इच्छाओं को वहाँ पर स्थान नहीं दिया जाता है। तो ये इसके विपक्ष में तर्क हो गया। दूसरा है रूढ़िवादिता का गढ़। रूढ़िवादिता का गढ़। अब ये राज्यसभा के विपक्ष के तर्क मान सकते हो आप। रूढ़िवादिता का गढ़, इसमें क्या आएगा कि द्वितीय सदन के सदस्य आयु में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन और उत्तराधिकार के आधार पर पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए वो रूढ़िवाद का गढ़ बन जाता है और प्रथम सदन के
मामलों में रुकावट डालता है। मैंने आपको बताया कि द्वितीय सदन जो होता है, उच्च सदन जो होता है, उसमें व्यक्ति जो योग्यता है आयु की वो भी ज़्यादा है, और इसमें क्या होता है, अनुभवी लोग जाते हैं। अनुभवी यानी कि उत्तराधिकारी, इसमें जो क्या होते हैं, जिन व्यक्तियों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो व्यक्ति जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वही इसमें अपने पद प्राप्त करते हैं। तो वो कई बार जो चीज़ें होती हैं वो सही दृष्टि से नहीं समझ पाते हैं, वो अपने मनमाने विचारों को वहाँ पर प्रकट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए इसके बारे में आलोचक कहते हैं कि कई बार ये रूढ़िवाद का गढ़ भी बन जाता है। तीसरा तर्क वो क्या देते हैं, अपव्यय। क्या देते हैं, अपव्यय। द्विसदनीय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार करना होता है, जिसका अर्थ है समय की हानि और राजकोष पर अनावश्यक बोझ। मान लीजिए खाली लोकसभा होगा तो लोकसभा में कोई भी कानून विधेयक जाएगा और वो कानून बन जाएगा, लेकिन दोनों सदन हैं तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसमें जो है उसमें विचार विमर्श होगा, बाद में वो कानून बनेगा मोहर लगने के बाद। तो कुछ विचारक कहते हैं कि इससे क्या है, समय में भी देरी होती है और दूसरा पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो इस दृष्टि से भी जो है दूसरा सदन जो है वो सही नहीं है। चौथा है संगठन की समस्या। तीसरा, चौथा ही है संगठन की समस्या। लोग जो है अपने अपने सदन के प्रति राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे, दूसरे सदन का कारण इसीलिए भी विरोध किया जाता है कि द्वितीय सदन के संगठन के विषय में कोई एकमत नहीं होता, संगठन के संबंध में असहमति ही इसके विरुद्ध एक तर्क होती है। जैसे इंग्लैंड है कि हाउस ऑफ लॉर्ड को सदैव असंगत कहा जाता है क्योंकि वो कुलीन वर्ग को छोड़कर अन्य किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। कनाडा में उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की पद्धति है तो वहाँ भी वो असंगत हो जाती है। यदि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर दूसरे सदन का निर्माण किया जाए तो पहले सदन का ही दूसरा रूप हो जाएगा, इसलिए भी जो है इसका विरोध किया जाता है। पांचवा पॉइंट क्या है, ये भी संगठन की समस्या हो गई है। पांचवा है दूसरा सदन अनावश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे सदन की तो आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्ती अनावश्यक, जबरदस्ती जो है सरकार के बजट पर भार डाला जा रहा है कि दूसरे सदन के अगर राज्यसभा होगा तो उसके सांसदों को भी वहाँ पर वेतन दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे, कार्य में भी देरी होती है और वो जो है अपने समय के अकॉर्डिंग जो है कार्य भी नहीं कर पाता है। लोग भी वहाँ पर अनुभवी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर भी रोक लग जाती है। और कई बार ऐसे जो मुद्दे होते हैं कि जल्दी से पारित करने की आवश्यकता होती है लेकिन दूसरा सदन होने के कारण बाधा आती है, तो वहाँ पर विचारक कहते हैं कि दूसरा सदन पहले सदन की शक्ति पर अनावश्यक रोक लगाने का कार्य भी करता है। अनावश्यक है ये। छठा क्या है, छठा वो तर्क देते हैं दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका। दोनों सदनों में संघर्ष, कई बार आप देखते हो कि कोई भी विधेयक है, साधारण विधेयक, वो लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में जाने के बाद राज्यसभा उस पर रोक लगा देती है, उसको पारित नहीं होने देती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की भी आवश्यकता पड़ चुकी है, तो तीन बार बुलाया जा चुका है। तो दो सदन होने पर दोनों सदनों में लगभग सदैव ही गतिरोध बना रहता है और इसका शासन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक विचारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने कहा है
कि 2 सदन रखना ठीक वैसे ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दिए जाते हैं और वो विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। अगला तर्क है कि संघ और राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है। 7वां लास्ट तर्क देख लीजिए, संघ व राज्य के लिए भी आवश्यक नहीं है। इसमें क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे कि आलोचकों का कथन है संघ और राज्य के लिए भी दूसरे सदन का अस्तित्व ना तो उपयोगी है ना ही आवश्यक है, क्योंकि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने की बजाय राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी सहायता से वे निर्वाचित होते हैं। इसलिए वो उन्हीं पार्टियों को प्रतिनिधित्व देंगे। जैसे कांग्रेस के वहाँ पर अधिकता है तो वो कांग्रेस को प्रायोरिटी देते हैं, बीजेपी की अधिकता है, बीजेपी के सांसद ज़्यादा हैं तो वो बीजेपी को प्रायोरिटी देते हैं। तो वो अपने दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रहित को गौण कर देते हैं, राष्ट्रहित वहाँ पर गौण हो जाता है। तो ये आपने तर्क पढ़े पक्ष में और विपक्ष में, ये व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष के तर्क थे। तो इनको देख के हम इतना ही कहेंगे कि 2 सदनों की व्यवस्थापिका की आलोचना बहुत सारी है, लेकिन वर्तमान समय में लोकतंत्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल ही आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर दूसरा सदन पूरी जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करेगा तो लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमानी पर उपयोगी और आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। यही कारण है कि कुछ राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। कुछ देशों को छोड़कर मान सकते हो, क्योंकि भारत के बहुत कम राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, तो कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही पाई जाती है। ये था व्यवस्थापिका के पक्ष विपक्ष में तर्क, और इसका निष्कर्ष निकल कर क्या आया कि अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वर्तमान समय के हिसाब से जनसंख्या को देखते हुए आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोकसभा में कानून चले जाते हैं, विधेयक चले जाते हैं, तो दूसरे विधेयक के द्वारा उनकी जांच, उनमें संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, और दोनों सदनों से पारित होने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है, तो वो अति आवश्यक है। यही कारण है कि कुछ देशों को छोड़कर, कुछ छोटे देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों में आज क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही पाई जाती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क। अब व्यवस्थापिका के कार्य भी देख लीजिए, मोटे मोटे इसी में डाल देते हैं। मेन जो कार्य है वो क्या है इसका? कानून निर्माण का कार्य है। क्या है? कानून निर्माण का कार्य है। सबसे पहले यही लिख लीजिए, कार्य कानून निर्माण। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है, उनको स्वीकार करता है, फिर वो जो है कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक हमेशा किस में रखा जाता है? सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। तो कानून निर्माण का जो प्रोसेस है, वाद विवाद के बाद, जांच के बाद, संशोधन के बाद वो कानून का रूप ग्रहण कर लेता है। दूसरा, संविधान संशोधन का कार्य। संविधान संशोधन, संविधान के अंदर अगर कोई संशोधन करना है
तो हमेशा कौन करता है? पार्लियामेंट ही करती है। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करती है। अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान के संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से अलग है। तो संविधान में संशोधन का कार्य कौन करेगा? व्यवस्थापिका ही करती है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो अलग है थोड़ा सा, तो वो आपके उसमें नहीं, सिलेबस में नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका करती है। अगला है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, जो कोष जो होता है राष्ट्र का, खजाना जो होता है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण रखती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कार्य नहीं का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। अपनी इसी शक्ति से टैक्स जो लगाए जाते हैं, आपको पता है कि वर्तमान समय में जीएसटी जो है लगा दिया गया है, तो वो किसके द्वारा लगाया गया? व्यवस्थापिका के द्वारा ही लगाया गया है। तो किन चीज़ों पर टैक्स लगाना है, किन पर नहीं लगाना है, ये सारे किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए, धन को जो है किस प्रकार से जनता के हित में लगाया जाए, जनता की भलाई में लगाया जाए, ये सारे कार्य किसके हैं? व्यवस्थापिका के ही होते हैं। उसके बाद है प्रशासन पर पूरा नियंत्रण रखती है। प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कंट्रोल रखती है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे संसदीय शासन है तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करेगी? शतगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, बजट प्रस्ताव, प्रश्न पूछना, संसद में जो भी मंत्री हैं उनसे, उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा कंट्रोल उसी का होता है। अगला है न्याय संबंधी कार्य, पांचवा, न्याय संबंधी कार्य। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे कि अधिकांश देशों में क्या होता है, व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, तो निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने का अभियोग लगाया जा सकता है। भारत में न्याय संबंधी कार्य ज़्यादातर न्यायपालिका ही करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य, इसके अलावा जो निर्वाचन संबंधी, जैसे भारत में संघीय व्यवस्थापिका राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो वो डाल देंगे आप इसमें निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद के जो सदस्य होते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। समिति और आयोगों की नियुक्ति, कई बार क्या होता है, विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति और आयोग की नियुक्तियों का कार्य किया जाता है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ एक कार्य थे, इनके 2-3 कार्य और भी हैं इसमें, तो अभी वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो उसी में थोड़ा सा बता देंगे हम। वैसे टॉपिक हो गया है, जैसे जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका क्या करता है? जनता की प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करवाता है, तो शासन के जनहित के कार्य करने के लिए भी वो प्रेरित करता है। अब जो छोटा सा टॉपिक इसमें यह है कि व्यवस्थापिका का वर्तमान समय में कुछ कारणों से पतन किया जा रहा है, ह्रास हो रहा है। तो आपके सिलेबस में कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यवस्थापिका के पतन के क्या कारण हैं, ह्रास के क्या कारण हैं, तो वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो तक के लिए मैं डॉक्टर रीना मुद्गल आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।